फिर स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अकाउंट्स एंड टैक्स में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी GST 9 को किस तरह फाइल करें। जी हाँ फ्रेंड्स, हम अपनी एनुअल रिटर्न को किस तरह फाइल करेंगे और उसकी सभी टेबल को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कौन सी टेबल में कौन सा डाटा आता है और वो हमें किस तरह डालना होता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स सीधा GST पोर्टल पर। तो मैं अपना कर लेता हूँ लॉगिन। फ्रेंड्स ये मैंने अपना लॉगिन कर लिया है और हमें इसकी GST 9 करनी है L1 रिटर्न। तो फ्रेंड लॉगिन करने के बाद में ये यहाँ पर एनुअल रिटर्न का ऑप्शन आएगा। इस टैब पर हमारे को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें अपना फाइनेंशियल ईयर चूज करना है। जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम अपनी GST 9 या एनुअल रिटर्न कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं फ्रेंड्स फाइनेंशियल 2022-23 के लिए। इसको करेंगे सर्च और यहाँ पर ये फ्रेंड्स आता है एनुअल रिटर्न 9 और 9C। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स एनुअल रिटर्न का। तो हम अपनी एनुअल रिटर्न को यहाँ पर ऑनलाइन प्रिपेयर करेंगे और यहाँ पर अपना क्लिक करेंगे। यहाँ फ्रेंड्स हमें करना है नो, करेंगे नेक्स्ट। फ्रेंड्स एनुअल रिटर्न 9 करने से पहले हमें अपनी ये जो ऊपर ये टैब दी हुई है इन्होंने, डाउनलोड GST 9 सिस्टम कंप्यूटेड और ये डाउनलोड GST R1, डाउनलोड 3B और ये 8A, ये फ्रेंड्स हमें अपना जो है डाउनलोड कर लेनी है। इससे हमें काफी हेल्प मिलती है अपनी GSTR 9 करने में। तो फ्रेंड्स मैंने ये अपनी डाउनलोड कर लिया। मैं डाउनलोड अपनी दिखा भी देता हूँ क्या इसमें। जैसे कि मैं अपनी R1 खोलता हूँ तो इसमें मेरे को अपनी ये सेल का पता चल जाएगा कि मेरी सेल कितनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सेल आ रही है मेरी 5,30,59,432 रुपए 25 पैसे। ठीक है फ्रेंड्स, यही मेरे को मिलाना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम चलते हैं इसकी फर्स्ट टेबल में, टेबल नंबर 4 में। इसमें देखते हैं हमें क्या क्या फिगर भरनी है फ्रेंड्स अपनी। हमें देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। ये मैंने अपनी पूरे साल की GST R1 जो डाउनलोड करी है और देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा जो इसकी टोटल मेरी सेल आ रही है वो आ रही है 5,30,59,432 रुपए 25 पैसे। और यही मेरी GSTR 9 के डेटा से मैच होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये मेरा डाटा है और देखिए मेरी पूरी जो टर्नओवर है 5,30,59,432 रुपए 25 पैसे। तो फ्रेंड्स ये ऐसा है क्योंकि मेरे पूरे साल के R1 और 3B में कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। फ्रेंड्स यदि हम अपनी GST R1 और 3B बिल्कुल ठीक से जेन्युइन तरीके से फाइल करेंगे तो हमें 9 करने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। ये भी आपको चेक कर लेना है कि कोई आपके R1 और 3B में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। देखिए फ्रेंड्स मेरा कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल डिफरेंस 0 है। मैंने खुद ही R1 करी हुई है, बिल्कुल कहीं कोई आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी डिफरेंस कहीं देखने को नहीं मिलेगा फ्रेंड्स आपको। ये बिल्कुल ये 0 आ रहा है मेरा। तो अब हम चलते हैं अपने 9 की तरफ और यहाँ पर टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 फ्रेंड्स आती है हमारी सेल के लिए कि हमने अपनी सेल किस तरह की करी है। B2C करी है, B2B करी है, जियो रेटेड करी है और सप्लाई टू SEZ करी है, डीमैट एक्सपोर्ट करी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेबल नंबर 4 की A में फ्रेंड्स वो डाटा आता है, ये ऑटो पॉपुलेटेड ही डाटा आता है। वो डाटा जो आपने सेल किया है एक B2C पर्सन को, जो आपने B2C को सेल किया है वो डाटा यहां पर आता है और ये ऑटो पॉपुलेटेड ही आता है फ्रेंड्स आपको केवल क्रॉस चेक करना है कि जो डाटा आपके टेबल नंबर 4 के A में आ रहा है वो आपकी बुक से मैच है या नहीं है। अगर मैच है तो रहने दीजिए और नहीं है तो उसे ठीक कर दीजिए। लेकिन फ्रेंड्स ये मेरा डाटा बिल्कुल मैच है क्योंकि मैं अपनी ये मिला चुका हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मेरा डाटा मैच है। दूसरा जो टेबल नंबर 4 का B पॉइंट होता है, ये कहता है कि उसमें वो सेल आती है जो आपने सेल करी है एक रजिस्टर्ड पर्सन को,
जो आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करी है, उन सब की टोटल वैल्यू यहाँ पर आती है, उसकी टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, और यदि आपके केस में सेस लगता है तो वो यहाँ पर आएगा। मेरे केस में नहीं है, मेरे केस में केवल सीजीएसटी एसटी है, क्योंकि मैंने अपनी सारी सेल करी है अपने सेम स्टेट में। फ्रेंड्स, सी ऑप्शन कहता है कि यदि आपकी कोई जीरो रेटेड सप्लाई है या पेमेंट ऑफ टैक्स कोई आपकी सप्लाई टू एसजेड है तो वो यहाँ आएगी। अगर आपके केस में ऐसा होता है तो फ्रेंड्स आएगा, अन्यथा ये नील ब्लैंक रहेगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। डी में आता है कि आपकी कोई सप्लाई करी है आपने एसजेड ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स पे, तो वो यहाँ जाएगा। जनरली केस में ये फ्रेंड्स नहीं होता, ये तीनों जनरली केस में नहीं होता फ्रेंड्स। अगर किसी के केस में हो तो वो यहाँ पर आता है, जनरली केस में बस B2B, B2C। और अगर यदि एफ में आता है आपका कोई आपने एडवांस लिया है, एडवांस टैक्स हैज बी पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड नॉट कवर्ड अंडर A2A, तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि कोई ऐसा एडवांस जो आपने ए से लेके ई में नहीं दिखाया है, कोई ऐसा एडवांस आपको मिला है जो ए से ई में कवर नहीं हुआ है, उसे फ्रेंड्स यहां पर आप जो है दिखा सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो। फ्रेंड्स, टेबल नंबर 4 का जी पॉइंट बोलता है फ्रेंड्स, इनवॉइस सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस। फ्रेंड्स, यदि आपके इनवर्स सप्लाई पर कोई रिवर्स चार्ज लगा है तो वो वैसे तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये ऑटो पॉपुलेट आ जाता है, लेकिन नहीं आया तो आप यहाँ पर उसको देख सकते हो। अगर कोई आपसे मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ पर उसको सुधार सकते हो। फ्रेंड्स, अब टेबल नंबर एच आता है फ्रेंड्स, ये होता है टोटल ए से लेके जी तक का टोटल सारा यहाँ पर ये शो हो जाता है। फ्रेंड्स, एक पोर्शन ये हुआ फ्रेंड्स टेबल नंबर 4 का, और दूसरा पोर्शन आता है आई से लेके एन तक का। तो फ्रेंड्स, आई में होता है जो बेसिकली ये आई से लेके एम में आता है। आई से लेके एम में आपके वो होता है कि या तो आपकी सेल घटी हो या आपकी बढ़ी हो, चाहे वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट के अनुसार हो, चाहे आपकी वो अमेंडमेंट के थ्रू हुई हो। तो आई बोलता है क्रेडिट नोट इशू इज रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन B2E अबोव माइनस। तो ये कह रहा है कि आप वो क्रेडिट नोट जो आपने B2E, B यहां से लेके और E, BCDE, इनके लिए यदि आपने कोई क्रेडिट नोट इशू करे हैं फ्रेंड्स, क्रेडिट नोट माने कि आपने अपनी सेल रिटर्न करी है, तो आप उस वैल्यू को यहां पर लिख सकते हो। फ्रेंड्स, बेसिकली ये वैल्यू यहां पर ऑटो पॉपुलेटेड आएगी यदि आपके केस में क्रेडिट नोट इशू हुए हैं तो, लेकिन मेरे केस में क्रेडिट नोट इशू नहीं हुए हैं, इसलिए यहां पर ये वैल्यू 0 आ रही है। फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब जे ऑप्शन कहता है कि डेबिट नोट इशू इज रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन B2E अबोव प्लस। तो फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि आपके B2E, बी ऑप्शन यानी कि ये B से BCDE, इन 4 ऑप्शनों में यदि कोई आपका डेबिट नोट इशू हुआ है, आपकी किसी पार्टी ने क्रेडिट नोट इशू कराया और वो आपका डेबिट नोट इशू आया, यानी कि परचेज रिटर्न अगर आपकी हुई है और उसके अनुसार आपका कोई टैक्स बढ़ गया है, तो आप उसको यहां रिपोर्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब के ऑप्शन में आता है कि सप्लाइज या टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट प्लस के चीज में कह रहा है कि यदि आपने कोई अमेंडमेंट किया है, अपनी सेल में कोई अमेंडमेंट किया है और अपनी सेल को इंक्रीज किया है, प्लस के मतलब है इंक्रीज, कि यदि आपने कोई अमेंडमेंट के थ्रू अपनी सेल को इंक्रीज किया है तो इसकी रिपोर्टिंग आप टेबल नंबर 4 के में फ्रेंड्स देखें। यहाँ टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस जो भी आपके केस में एप्लीकेबल होता हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट कॉलम है एल, ये कहता है सप्लाई या टैक्स रिड्यूस्ड थ्रू अमेंडमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कह रहा है कि यदि आपने अमेंडमेंट के थ्रू किया है अपनी सेल में और टैक्स को डिक्रीज किया है या अपनी सेल को डिक्रीज किया है, तो आप उसको रिपोर्टिंग करेंगे टेबल नंबर 4 के एल में। ठीक है फ्रेंड्स, और अब आता है हमारा एम, जो करता है सब टोटल आई टू एल, यानी कि आई हमारा यहां से चला है, देखो फ्रेंड्स हमारा बी ए से लेके जी का जो टोटल हुआ एच में हुआ, और आई से लेके जो हमारी सेल बढ़ी है घटी है, चाहे वो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट के अकॉर्डिंग हुई हो या हमने वो अमेंडमेंट किया हो अपनी सेल में, तो उन सब का टोटल आता है एम में। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें एन, जो कहता है सप्लाइज एंड एडवांस
ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड H+M। H कौन सा है फ्रेंड? ये वाला, जिसमें अपनी सेल दिखाई है आपने, वो किसी भी तरह की हमारी सेल हो, चाहे वो B2B हो, चाहे वो B2C हो, चाहे वो रिवर्स चार्ज हो, चाहे वो नील रेटेड वो एग्जाम आपके ये सप्लाई टू SEZ हो या डिमांड एक्सपोर्ट हो, तो जो भी आपकी एक सेल हुई है वो प्लस M कहता है। M क्या कहता है फ्रेंड्स? कि जो भी आपने अमेंडमेंट किए हैं, चाहे वो क्रेडिट नोट हो, डेबिट नोट हो, आपने क्रेडिट नोट के थ्रू अपनी सेल बढ़ाई हो बढ़ाई हो, वो सबका टोटल आ जाएगा यहाँ पर। तो उसने ये टेबल नंबर N में इसने टोटल सेल और प्लस अमेंडमेंट को यहाँ पर जोड़ दिया है। अब फ्रेंड्स मैं अपने केस में आपको दिखाना चाहूंगा, जो ये टोटल सेल आ रही है और जो ये मेरी R1 है, देखिए 5,30,59,432.55 और 5,30,59,432.25, ये मेरी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रही है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड, टैक्स इसका 47,75,348.65 और मैं आपको 9 में दिखा देता हूं 47,75,348.65। तो फ्रेंड्स देखा कि मेरी सेल और टैक्स बिल्कुल मैच हो रहा है फ्रेंड्स। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे पूरे साल जो मैंने अपनी R1 और 3B फाइल की है इस क्लाइंट की, उसमें कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं किया है। इसलिए फ्रेंड्स हमें अपनी R1 और 3B को बहुत ही केयरफुली अपना फाइल करना चाहिए। अगर हम अपनी R1 और 3B बिल्कुल केयरफुली फाइल करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे लिए 9 करना बहुत ही इजी है, उसमें कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन अगर हमने अपनी R1 और 3B में झोल कर दिया है फ्रेंड्स, R1 में फिगर अलग है, 3B में अलग है, तो फ्रेंड्स ये 9 करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसको सेव कर लेते हैं, यहां पर आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। अब आता है फ्रेंड्स टेबल नंबर 9। टेबल नंबर टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 कहती है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेएबल। नॉट पेएबल का मतलब फ्रेंड्स कह रहा है कि वो आपकी कि इस टेबल नंबर 5 में आप वो अपनी सेल दिखाइए जिस पर आपने टैक्स पेएबल नहीं है। मतलब टेबल नंबर 5 का ए क्या बोला देखिए, जीरो रेटेड सप्लाइड एग्जाम्प्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। कि यदि आपकी कोई जीरो रेटेड सप्लाई है, ठीक है, कोई आपने एक्सपोर्ट करा हो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, वो यहां दिखा दीजिए। टेबल नंबर 5 के बी में बोलता है सप्लाई टू SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। यदि आपने किसी SEZ एरिया में कोई अपनी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सप्लाई सेल की है तो उसे आप यहां शो कर दीजिए। टेबल नंबर 5 का सी बोलता है सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसिपेंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। यदि कोई रिवर्स चार्ज आपका लगा है तो आप उसको यहां दिखाई दीजिए। फिर डी में बोलता है, टेबल नंबर 5 के डी में बोलता है कोई आपकी एग्जाम्प्ट सेल हुई है तो उसे यहां दिखाइए। और ई में बोलता है नील रेटेड, यदि आपके केस में कोई नील रेटेड सेल है तो उसे यहां पर शो कर दीजिए। टेबल नंबर 5 का ई बोलता है नॉन GST सप्लाई इंक्लूडेड ऑन नो सप्लाईज। कि यदि आपकी कोई नॉन GST सप्लाई है, जैसे कि पेट्रोल की सप्लाई होगी जिसपे GST नहीं लगता, वो आपको यहां दिखानी है फ्रेंड्स। अब जी बोलता है फ्रेंड्स, जो हमारा जी ऑप्शन कहता है कि ये ए से लेके एफ तक का टोटल यहां पर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये टेबल बिल्कुल 4 की तरह ही है। टेबल नंबर 4 में जो हम अपनी सेल की रिपोर्टिंग करते हैं वो उस सेल की रिपोर्टिंग करते हैं जिस पे टैक्स लग रहा है। टेबल नंबर 4 में फ्रेंड जिस सेल पे हमारा टैक्स लग रहा है, जो टैक्सेबल सेल होती है, उसको हम टेबल नंबर 4 में रिपोर्टिंग करते हैं। और टेबल नंबर 5 में हम अपनी उन सेल को रिपोर्टिंग करते हैं फ्रेंड्स जिस पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कि एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन GST, जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट टैक्स, इस तरह की फ्रेंड्स। अब फ्रेंड नीचे जो ये H से लेके L तक आता है, जैसे सेम मैंने अभी आपको टेबल नंबर 4 में दिखाया था, H से लेके L तक, ये इन्होंने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दिए हैं। ठीक है, कि यदि आपने क्रेडिट नोट इशू करे हैं इनके अकॉर्डिंग, ये दिया भी यहां से A से लेके F, A से लेके F के केस में आपने कोई क्रेडिट नोट इशू करा है, ठीक है फ्रेंड, क्रेडिट नोट आपने इशू करा है, यानी कि सेल रिटर्न करी है आपने, तो उसको यहां शो करेंगे। और यदि आपने डेबिट नोट इशू करा है, यानी कि आपकी परचेज रिटर्न है, तो उसको यहां शो करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये आता है हमारा जे में फ्रेंड्स बोलता है टेबल नंबर 5 के जे में कि यदि आपने कोई अपनी सेल में अमेंडमेंट किया है, अमेंडमेंट कौन सी वाली सेल में किया है, आपकी जो ए से लेके ये
एफ में कोई जो सेल दिखाई है, इन सेल में आपने कोई अमेंडमेंट किया है और अमेंडमेंट के थ्रू आपने सेल अपनी इंक्रीज की है, अपनी सेल डिक्लेयर्ड की है, तो उसे आप टेबल नंबर 5 के जे में रिपोर्टिंग करेंगे फ्रेंड्स। अब टेबल नंबर के आता है कि यदि आपने सप्लाई रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट, यदि आपने ए से लेके टेबल नंबर 5 के ए से लेके एफ में जो सेल आ रही है उसमें अमेंडमेंट किया है और अमेंडमेंट के थ्रू आपने अपनी सेल को रिड्यूस किया है, कम किया है फ्रेंड्स, तो उसकी रिपोर्टिंग करेंगे आप टेबल नंबर 5 के में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सीधी समझने वाली बात है। टेबल नंबर 4 मैं फिर बताता हूं फ्रेंड, टेबल नंबर 4 में आप केवल वो वैल्यू देखो, वो सेल देखो, वो सेल आती है जो हमारी टैक्सेबल होती है, जिस सेल पर हमारा टैक्स लगता है, और उसी के उसमें क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और आपका अमेंडमेंट आते हैं। टेबल नंबर 5 में हम वो सेल दिखाते हैं जिस पर जो हमारी टैक्सेबल नहीं होती है और उसके क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या हमने कोई अमेंडमेंट किया है फ्रेंड्स। तो एल में आता है फ्रेंड्स हमारा सब टोटल, ठीक है फ्रेंड्स, और फाइनली एन में हमारा टर्नओवर आता है इंक्लूडिंग एडवांस। तो ये 4n प्लस 5m माइनस 4g, तो 4n प्लस 5m, और मैं आपको दिखा देता हूं, देखो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताता हूं उसका टोटल क्या है। इन्होंने लिया है, ये लिया है इन्होंने 4 ये m 4n ये माइनस ये और प्लस करा है इन्होंने 5m। तो मतलब इन्होंने फ्रेंड्स टेबल नंबर 4 में से जो टैक्सेबल ली है वो इन्होंने जोड़ ली है, और जो इसकी यहां पर ये एग्जेम्प्ट आ रही है, एग्जेम्प्ट सेल आ रही है, उसको जोड़ लिया है और माइनस कर दिया है इन्होंने 4g को। तो ये नेट सेल है फ्रेंड्स। मैं इसको भी अपनी GSTR1 से आपको मैच करा सकता हूं। 5,30,59,432.25 5,30,59,432.25। तो फ्रेंड मेरे केस में बिल्कुल ये मैच है, एग्जैक्ट मैच है, मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, वो छेड़छाड़। अब चलते हैं अपने टेबल नंबर 6 पर। टेबल नंबर पर ओपन करते हैं फ्रेंड्स। टेबल नंबर 6 के ए में ये बता रहा है टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड थ्रू फॉर्म GSTR 3B, सम टोटल ऑफ टेबल 4A फ्रॉम GSTR 3B। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि इस टेबल नंबर 6 के ए में जो डाटा यहाँ पर आपको ऑटो पॉपुलेटेड दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है फ्रेंड्स, ये डाटा पूरा का पूरा आपके GSTR 3B से लिया गया है। यानी कि जो आपने पूरे साल में GSTR 3B में डाटा आपने अवेल्ड किया है, ITC अवेल्ड की है, तो ये उस फिगर को आपको यहाँ पर शो कर रहा है। अभी फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसमें हमें ये वेरीफाई करना है कि इस जो हमने पूरे साल में 3B में ITC अवेल्ड की, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें कितना इनपुट का था, कितना कैपिटल गुड्स था और कितना इनपुट सर्विस था। इनपुट से मतलब है फ्रेंड्स कि उसमें से कितनी ITC ऐसी थी जो आपके परचेज के बिल के अगेंस्ट थी, कोई ऐसी तो उसमें ITC नहीं थी। कैपिटल गुड्स से मतलब है कि कोई आपने फिक्स एसेट खरीदे हो, अपनी कंप्यूटर, लैपटॉप, AC, जो भी अपने रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो वो कोई कैपिटल गुड तो नहीं है, उसको यहाँ देना है। और कोई इनपुट सर्विस, कोई ऐसी आपने सर्विस तो नहीं ली है जो परचेज ना होकर सर्विस है, तो उसको यहाँ डाल दीजिए फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है इनपुट सप्लाई रिवर्स फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज। फ्रेंड्स टेबल नंबर ए के सी में कह रहा है कि यदि आपने कोई रिवर्स चार्ज अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई परचेज करी है और उसमें कोई रिवर्स चार्ज लगा है, तो फ्रेंड्स उसको आप यहां पर डालिए। उसमें भी 3 कैटेगरी फ्रेंड्स ही दे रहा है। इनपुट परचेज करी है आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग में परचेज करी है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उसको यहां पर डालिए फ्रेंड्स। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने कैपिटल गुड्स खरीदा है तो फ्रेंड्स वो फिगर यहां पर आएगी। और फ्रेंड तीसरा कह रहा है कि यदि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई आपने सर्विस परचेज करी है तो उसकी फिगर यहां पर आएगी फ्रेंड्स। तो तीसरा आता है फ्रेंड्स टेबल नंबर 6 के डी में फ्रेंड्स ये बोल रहा है इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन बी अबोव। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि इसमें आप उस डिटेल को फिल करिए, उस डिटेल को डालिए जो आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करिए और उस पर रिवर्स चार्ज दिया है, जो कि आपकी टेबल नंबर बी में नहीं शो हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनकी डिटेल आपको यहां पर डलेगी जो भी आपके सेक्शन में आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब टेबल नंबर 6 के ई में कह रहा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूड एससी सप्लाई फ्रॉम SCZ।
फ्रेंड्स यदि आपने कोई इंपोर्ट कराया गुड्स का, ठीक है, या आपने कोई एससीजेड सप्लाई करी है और उसके अगेंस्ट में कोई आपने इनपुट या कैपिटल गुड्स लिया है, तो उन दोनों की डिटेल फ्रेंड्स यहां पर आएगी। टेबल नंबर ई में कह रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। यदि ये यहां पर फ्रेंड्स टेबल नंबर ई में कह रहा है कि यदि आपने कोई गुड्स परचेज किया है, गुड्स इंपोर्ट किया है, और यदि आपने कोई सर्विस इंपोर्ट की है, तो वो आएगी टेबल नंबर एफ में फ्रेंड्स। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो भी करेगा फ्रेंड्स उसे पहले अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, जब ही अपनी जीएसटी 9 करेगा फ्रेंड्स। जल्दबाजी में कभी भी अपनी जीएसटी 9 मत कीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन होता है हमें अपनी पूरे साल की गलतियों को सुधारने का। तो फ्रेंड्स अपनी जीएसटी 9 करने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। टेबल नंबर जी में कह रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स फ्रॉम आईएसडी। यदि कोई आपने रिवर्स कराया है आईएसडी का, तो उसमें डाल दिए, यहां पर डालेगा फ्रेंड्स। ये बहुत कम केस में होता है, ये रियर केस में ही पाया जाता है, ज्यादातर केस में ये नहीं आता है फ्रेंड्स। अब ये टेबल नंबर एच में कह रहा है अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड अदर देन बी अबोव अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट। ये कह रहा है कि फ्रेंड्स यदि आपने कोई ऐसी आईटीसी ली है कि पहले आपने उसे रिवाइज करा हो और फिर रिक्लेम्ड करा हो, जैसे कि सेक्शन 17/5 या सेक्शन आपकी कोई भी एनी अदर आईटीसी या 180 डे की पेमेंट की आईटीसी, कोई इस तरह की आईटीसी है कि आपने पहले वो रिवर्स कर दी और फिर उसको रिक्लेम कराओ, तो उसको आपको यहां पर डालना है। और इसने ये भी बोला है कि अदर देन बी हो, जो आपके टेबल नंबर 6 के बी में ना हो। मतलब ऐसी आईटीसी जो टेबल नंबर 6 के बी में आपने ना शो करी हो, वो आपको यहां पर डालनी है फ्रेंड्स, अमाउंट टू रिक्लेम। तो टेबल नंबर एच का सीधा सा मतलब निकलता है कि ऐसी आईटीसी जो आपने पहले रिवर्स कर दी और फिर दोबारा रिक्लेम्ड करी हो, तो वो टेबल नंबर 6 के एच में आपको शो करनी है। ठीक है, यहां पर आता है टेबल नंबर आई, बोलता है सब टोटल B2H। B2H मतलब के बी। ए में तो फ्रेंड्स इन्होंने 3B से जो आईटीसी हमने क्लेम्ड करी है वो दिखाई है, फिर बी से लेके एच तक का इन्होंने यहां पर आई में सब टोटल किया है। ये ऑटोमेटिक आ जाएगा फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपनी फिगर डालोगे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं भी आपको करके भी दिखाऊंगा। फिर ये कह रहा है, जे में कह रहा है डिफरेंस आई और ए का। डिफरेंस आई और ए का, आई हमारा जो टोटल आया है, आई का मतलब है वो टोटल जो हमने एक बाइफरकेट किया है अपनी आईटीसी को, फिर ये घटा देगा ए से जो आपके 3B से ऑटो पॉपुलेटेड डाटा आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब टेबल नंबर 6 के में कह रहा है ट्रांजैक्शन क्रेडिट थ्रू ट्रेन 1। फ्रेंड ट्रेन 1 और ट्रेन 2 ये बहुत ही रेयर केस में होता है। अगर आपके ऐसे आपके केस में ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की आईटीसी है, क्रेडिट है, तो आप उनको यहां पर शो करेंगे फ्रेंड्स। एनी अदर आईटीसी अवेलेबल बट नॉट स्पेसिफाई अबाउट। टेबल नंबर एम में फ्रेंड्स ये कह रहा है कि ऐसी आईटीसी जो आपने बी से लेके यहां तक कहीं भी शो ना करी हो, तो फ्रेंड्स वो टेबल नंबर एम में, टेबल नंबर 6 के एम में आप शो कर सकते हो कि एनी अदर आईटीसी अवेलेबल बट नॉट स्पेसिफाइड अबोव, कि आपने वो आईटीसी जो ऊपर किसी भी टेबल में शो ना करी हो, वो आप टेबल नंबर एम में शो कर सकते हो। अब कह रहा है ये टेबल नंबर 6 के एन में सब टोटल K2M फ्रेंड्स, ये K से लेके KLM का सब टोटल आ जाएगा, और O कहता है टोटल आईटीसी I-N। तो फ्रेंड्स ये मैंने समझाया है आपको जो टेबल ये कह रही है। अब मैं फ्रेंड्स मैं इनको इस टेबल में आपको अपना डाटा डाल के दिखा देता हूं फ्रेंड्स, जो इसमें मेन रियल प्रॉब्लम आती है हमारी फ्रेंड्स। ये मेरी पूरे साल की फ्रेंड्स 2B है, 3B है, जो मैंने जो है ये डाउनलोड करी है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो आईटीसी रिवर्स करी है वो कितनी करी है, 14,832 रुपए 35 पैसे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां पर कितना है 676,762.20 और ये 676,762.20। फ्रेंड्स जो ये आईटीसी आती है ये हमारी टोटल आईटीसी आती है, जो हमने टोटल आईटीसी क्लेम्ड करी। लेकिन फ्रेंड्स यदि हम इसमें ये टोटल आईटीसी का ही बाइफरकेट कर देंगे, तो फ्रेंड्स हमारा टेबल नंबर 8 में डिफरेंस आ जाएगा। टेबल नंबर 8 में डिफरेंस आ जाएगा फ्रेंड्स। मैं आपको दोनों तरीके से करके बताता हूं फ्रेंड्स। मेन आज का टॉपिक यही है फ्रेंड्स। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो मेरी ये आईटीसी है,
अभी देखिए फ्रेंड्स, मेरा कहीं और नहीं है, मैंने इतनी आईटीसी करी और ये टोटल मेरी आईटीसी इनपुट के रिगार्डिंग है। मैंने कोई इसमें ना ही तो कोई सर्विस परचेज करी है और ना ही कोई कैपिटल गुड्स परचेज करी है फ्रेंड्स। तो मैं टोटल आईटीसी, एक बार ये मेरी टोटल आईटीसी है, इसको डाल के दिखाते रहता हूँ यहाँ पर इनपुट में 67676227। अब देखिए फ्रेंड्स ये मैंने यहां पर डाल दी है, ठीक है। डालने के बाद में अब यहां पर जो मेरा टोटल आ गया है ये बिल्कुल मिल गया और मेरा डिफरेंस आ गया 0। इससे फ्रेंड्स आपको देख के ये लग रहा है कि हाँ हमने बिल्कुल ठीक काम कर दिया कि हमारा यहां पर ये डिफरेंस बिल्कुल 0 आ गया। लेकिन फ्रेंड्स ये गलत है, ये फ्रेंड्स गलत है, क्योंकि अभी मैं इसका इफेक्ट आगे टेबल नंबर 8 में दिखाऊंगा जहां की डिफरेंस आ रहा है। इसको मैं सेव करके बाहर निकल जाता हूं फ्रेंड्स 1 मिनट के लिए। अब चलते हैं टेबल नंबर 7 में फ्रेंड्स। टेबल नंबर 7 बोलता है फ्रेंड्स आईटीसी रिवर्स को। तो जैसे कि मेरे केस में ये 14,832.33 रिवर्स है और मैं डाल देता हूं यहां पे परचेज रिटर्न में 14,832.33 मैंने फ्रेंड डाल दिया। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया फ्रेंड्स। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, वो मैं आपको दिखा देता हूं टेबल नंबर 8 में फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर कितना डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड्स, 14,832 का। तो फ्रेंड्स अब आप ये समझ गए होंगे कि यदि आप टेबल नंबर 6 में अपनी पूरी टोटल आईटीसी का बाइफरकेट कर देते हो तो आपको नोटिस आने की संभावना रहेगी परसेंट, बिल्कुल नोटिस आएगा। क्योंकि टेबल नंबर 8 में जो कि आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन का टेबल है, इसमें आपका 14,832 का डिफरेंस आ चुका है फ्रेंड्स। तो इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए फ्रेंड्स, आपको टेबल नंबर 6 में ही कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स टेबल नंबर 6 में हम अपनी ये आईटीसी नहीं डालेंगे, हम डालेंगे अपनी नेट आईटीसी। हम टेबल नंबर 6 में वो आईटीसी डालेंगे जो हमारे रिवर्स के बाद में नेट ऑफ आईटीसी आ रही है। हमेशा टेबल नंबर 6 में हमें अपनी वो आईटीसी डालनी है। अभी मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूं फ्रेंड्स, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। मेरी नेट आईटीसी है 661,929 661,929.64 14,832। अब फ्रेंड्स यहां पर ये डिफरेंस आ गया है। फ्रेंड्स ये डिफरेंस आएगा ही क्योंकि आपका इतना ही तो रिवर्सल है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल सही दिखा रहा है फ्रेंड्स आपने इतनी आईटीसी, जो आपने आईटीसी अपनी क्लेम्ड करी, देखो फ्रेंड्स आपने एक आईटीसी कर ली 1,000 रुपए की आईटीसी आपने क्लेम्ड करी, उसमें आपने 100 रुपए की आईटीसी रिवर्स कर दी, तो आपने नेट आईटीसी कितनी क्लेम करी फ्रेंड्स, 900 रुपए की। तो 100 रुपए का डिफरेंस तो फ्रेंड्स आना ही आना है। इसी तरह फ्रेंड्स आपके केस में भी अगर आईटीसी आपने रिवर्स करी है तो टेबल नंबर 6 में आपको नेट आईटीसी डालनी है और जो डिफरेंस आएगा फ्रेंड्स वो डिफरेंस है जो आपने आईटीसी रिवर्स करी, वो तो आना ही है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम सेव करते हैं और अब चलते हैं अपना टेबल नंबर 6 में। देखिए फ्रेंड्स जैसे ही मैंने वो वहां पर डाली और मेरा यहां पर ये 8 पैसे का है, ये मेरा बिल्कुल जो है मैच हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। और ठीक है फ्रेंड्स, और अब आप टेबल नंबर 8 में जाओगे तो टेबल नंबर 8 में फ्रेंड्स आपको ये कोई जो है डिफरेंस शो नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरह की आईटीसी आप इस तरह डालोगे फ्रेंड्स। इसमें आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, यदि कोई आपकी ऐसी आईटीसी की आपकी अवेलेबल थी बट आपने अवेल्ड नहीं करी, वो यहां डालोगे। फिर फ्रेंड्स ये कह रहा है आईटीसी अवेलेबल बट नॉट एलिजिबल, आपके यदि किसी आईटीसी के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो फ्रेंड्स तो वो यहां डालोगे फ्रेंड्स। फिर टेबल नंबर जी में कह रहा है आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ एसएजेड। फ्रेंड्स यदि आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कोई आईजीएसटी पेड करी है फ्रेंड्स तो फिर वो जाएगी टेबल नंबर 8 के जी में फ्रेंड्स। फिर आगे के टेबल नंबर ये फ्रेंड्स ये हाईलाइट नहीं हो रहे फ्रेंड्स, हमें इतना ही डेटा इसमें डालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से आपने समझ लिया होगा कि हमें टेबल नंबर 6, 7, 8 में किस तरह डाटा डालना है फ्रेंड्स। टेबल नंबर 6 में फ्रेंड्स वही डाटा आपको डालना है जो आपकी नेट आईटीसी हो। और फ्रेंड्स जब भी आप टेबल नंबर 8 को मिला पाओगे, टेबल नंबर आपका 8 में कोई डिफरेंस नहीं आएगा
फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है मेरा टेबल नंबर 9। टेबल नंबर 9 फ्रेंड्स बोलता है कि आपने कितना टैक्स पेड करा। ठीक है फ्रेंड, आपने पूरे साल में कितना टैक्स पेड करा। फ्रेंड्स टेबल नंबर 9 फ्रेंड्स एक चीज हमें से ध्यान रखना कि टेबल नंबर 9, जो टेबल नंबर 9 में फिगर आ रही हो फ्रेंड्स, वो आपकी मिलनी चाहिए टेबल नंबर 4 के टैक्स से। फ्रेंड्स अभी मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, मेरी टेबल नंबर जो ये 4 है, इसमें मेरा टैक्स आ रहा है 6,77,084 रुपए 64 पैसे। और फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर आ रहा है 6 लाख। तो नेक्स्ट मेरी वीडियो में नेक्स्ट मेरा टॉपिक है फ्रेंड्स टेबल नंबर 9। टेबल नंबर 9 में फ्रेंड्स हम वो डाटा डालते हैं जो कि वो डाटा ऑटोमेटिक आता है फ्रेंड्स, जो हमने टैक्स हमने पूरे साल में पे करा हो। इसमें फ्रेंड्स हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसको अगर आपको लग रहा है कुछ कम बढ़ती है तो आप ठीक कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन फ्रेंड्स ये ऑटो प्रोपर्टी डाटा आता है, इसमें हमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता। फ्रेंड्स आप नंबर 10 बोलता है कि ऐसी सेल जो आपने जिस साल की आप जिस फाइनेंशियल की आप जीएसटीआर 9 कर रहे हो, उसकी जैसे कि हम कर रहे 22-23 की 9 और हमने उसकी कोई सेल डिक्लेयर करी है या इंक्रीज करी है 23-24 में, तो उसे यहां दिखा देंगे। फ्रेंड्स टेबल नंबर 11 बोलता है सप्लायर्स टैक्स रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट नेट ऑफ क्रेडिट नोट, कि यदि आपने कोई फाइनेंशियल 22-23 की ऐसी कोई सेल जो आपने अमेंडमेंट के थ्रू रिड्यूस कर दी हो, घटा दी हो, तो उसे टेबल नंबर 11 में दिखाना है। ठीक है फ्रेंड, अब टेबल नंबर 12 पे चलते हैं। टेबल नंबर 12 बोलता है फ्रेंड्स रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो ये कहना है कि फ्रेंड्स कि जैसे कि मैं फ्रेंड्स अपने करंट फाइनेंशियल ईयर जो मैं 22 तारीख कर रहा हूं, मैं उसके लिए बता रहा हूं, आप उसको प्लीज अपने अंडरस्टैंडिंग में कीजिएगा फ्रेंड्स, कि अगर कोई आपने 22-23 की आईटीसी को अवेल्ड किया हो, रिवर्सल किया है कि सर फ्रेंड्स हम एक मान के चलिए कि हमने 22-23 में अपनी आईटीसी लेनी थी हमारे को 50,000 और ले ली हमने 60,000, यानी कि 10,000 हमने एक्स्ट्रा ले लिए और वो हमने 23-24 में रिवर्सल कर दिया है। तो फ्रेंड्स उसको हम यहां पर रिपोर्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस में अगर कोई भी ऐसा केस बनता है कि हमने 22-23 की आईटीसी का रिवर्सल किया है 23-24 में, तो उसकी रिपोर्टिंग करेंगे हम टेबल नंबर 12 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं टेबल नंबर 13 में, आईटीसी अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि यदि आपकी कोई ऐसी आईटीसी जो 22-23 की आईटीसी है और वो आपने 22-23 में क्लेम नहीं की है, वो क्लेम किया आपने 23-24 में, तो फ्रेंड्स उसको टेबल नंबर 13 में आप यहां पर शो करोगे। एक बार फिर से समझ लीजिए फ्रेंड्स, ऐसी आईटीसी जो आपकी फाइनेंशियल 22-23 की है और अब वो आप उसको अवेल्ड कर रहे हो फाइनेंशियल 23-24 में, वो तो उसको फ्रेंड्स यहां पर हम रिपोर्टिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको सेव करके बाहर निकल जाते हैं फ्रेंड्स। अब हमारा आता है फ्रेंड्स टेबल नंबर 14। टेबल नंबर 14 में फ्रेंड्स ये कह रहा है डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अमाउंट ऑफ डिक्लेरेशन इन टेबल नंबर 10 और 11। तो ये क्या कह रहा है फ्रेंड, ये कह रहा है कि आपने टेबल नंबर, एक बार यहां देखिए, अगर यदि आपने टेबल नंबर 10 और 11 में, आपने टेबल नंबर 10 और 11 में कोई अपनी सेल बढ़ाई या घटाई है, तो उसके अनुसार जो टैक्स बन रहा है उसको आप यहां पर पेड करोगे। कि फ्रेंड्स यदि आपने टेबल नंबर 10 में या 11 में कोई अपनी आय के अनुसार आपकी कोई सेल बढ़ गई है, तो उसकी आप टैक्स पेड कहां करोगे, टेबल नंबर 14 में। फ्रेंड्स टेबल नंबर 15, टेबल नंबर 16 से फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट नहीं होती है। टेबल नंबर 17 में हम जो है डालते हैं अपने एचएसएन की समरी। फ्रेंड्स जो भी हमारा एचएसएन होता है फ्रेंड्स, उनकी सारी डिटेल हम डालते हैं टेबल नंबर 17 में। और फ्रेंड्स ये मैंडेटरी हो गया है फ्रेंड्स। एक चीज और फ्रेंड्स, टेबल नंबर 17 में जो टैक्सेबल वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, वो टेबल नंबर आपके 4 से मिलनी चाहिए टैक्सेबल से। जो आप टेबल नंबर 4 में जो टेबल नंबर 4 उनके लिए है जिनकी टैक्सेबल है, और जिनकी टैक्सेबल भी एग्जेम्प्ट भी है, तो वो मिलाएंगे अपने टेबल नंबर 5 से। यानी कि जिन्होंने जो टेबल नंबर 5 में आपकी टैक्सेबल सेल आ रही है, तो सेल आ रही है आपकी और टैक्सेस आ रहे हैं, वो मिलने चाहिए टेबल नंबर 17 से। फ्रेंड्स टेबल नंबर 18 में फ्रेंड्स हम अपने इनपुट के अकॉर्डिंग एचएसएन देते हैं, तो ये भी मैंडेटरी है फ्रेंड्स। मैंडेटरी है आपका एचएसएन नंबर वो
आपके सेल कैसे देना। तो फ्रेंड्स इस तरह हम अपनी जीएसटी R1 को फाइल करते हैं फ्रेंड्स। अपने जीएसटी R1 का वो 9 करने से पहले फ्रेंड्स आपने ये जो आपकी टेबल नंबर 9 में जीएसटी 9 में जो ये उन्होंने R1 दिया, 3 भी दिया, 8 दिया, इसको जरूर डाउनलोड कीजिए और इससे अपनी मैच करिएगा। जब फ्रेंड्स आपका सारा डाटा फाइनल हो जाए तो करेंगे कंप्यूटर लायबिलिटी और फिर आपकी आप जो है अपनी जीएसटी 9 फाइल करोगे आपकी डीएससी या ईवीसी। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही फ्रेंड्स। यदि आपको चैनल वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही।